आज की वीडियो का टाइटल मैंने चूज़ किया है द 17 कंपोनेंट्स ऑफ NCSE प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस NCSE 2020-21 की जो थीम है और उसकी सब थीम से उसकी बात करेंगे और उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करी जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, मतलब कि आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे वो किस तरीके की होगी, कितने उसमें कंपोनेंट्स होंगे। इसलिए मैंने नाम रखा है द 17 कंपोनेंट्स, मतलब उसमें 17 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे उसकी बात कर लेते हैं। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका जो प्रोजेक्ट होता है वो इन विशेषताओं को लिए हुए होता है। ये उसमें खासियत होती है कि वो इनोवेटिव, सिंपल एंड प्रैक्टिकल होता है। टीम वर्क उसमें रिप्रेजेंट होता है। पहले इसकी टीम में जो है 5 स्टूडेंट्स होते थे, अब 2 होते हैं, पर फिर भी ये टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है। बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन ऑन एवरीडे लाइफ, दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें आप देखते हैं उसकी सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं प्रोजेक्ट। इन्वॉल्व फील्ड बेस्ड डाटा कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैव डेफिनेट आउटपुट्स अराइव थ्रू साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। कम्युनिटी वर्क और लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड होना चाहिए और डेफिनेट फ्लो ऑफ प्लान उसका होना चाहिए। ये सब खासियत होती है NCSE प्रोजेक्ट की। NCSE यानी कि नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस के बारे में मैं कुछ और वीडियो भी बना चुका हूँ, जैसे कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से बनाए, हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इवेल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन का मैंने वीडियो बना रखा है कि आपका जो ओरल प्रेजेंटेशन होगा उसको किस तरीके से उसको करें, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके होंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ सब थीम और हाउ टू डू ए प्रोजेक्ट इस तरीके का वीडियो बनाया जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल लेके बताया। इस वीडियो में भी मैं कुछ एग्जांपल इंक्लूड करूँगा। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने सब थीम 3 को डिस्कस करने के बारे में जो सुझाव दिया है हमें, तो मैं इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंपोनेंट्स को भी शामिल करूँगा और साथ में उस सब थीम को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये इस तरीके से इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन का वीडियो जरूर देखें जो मैंने बनाया है उसको, उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है। आप ये सब चीज़ें एक बार एक सतही तौर पर देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें उसमें देखी आती हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब रिपोर्ट बना रहे होंगे या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे तब आपको पता होगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ शामिल करनी है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। बात करते हैं इस NCSE 2020-21 में जो फोकल थीम है वो है साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। कई बार चर्चा की जा चुकी है इसकी, और इसमें 5 सब थीम शामिल हैं। इको सिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल लिविंग, सोशल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल लिविंग, डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मॉडलिंग फॉर सस्टेनेबल लिविंग, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग। इनमें से जो तीसरी सब थीम है जिसके बारे में व्यूअर ने एक डिमांड रखी है उसको थोड़ा सा मैं कवर करूँगा एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखिए, ये है आज का मेन टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और इसमें 17 कंपोनेंट्स हैं। आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था, A4 साइज़ के पेपर आप लेंगे जो हम फोटोकॉपी में यूज़ करते हैं। काफ़ी जनरल हो गया है साइज़ ये। जो 9 to 12 बच्चों की जो नोटबुक्स हैं वो भी आजकल उसी साइज़ में आने लगी, जो बिग साइज़ नोटबुक आती हैं, तो काफ़ी फेमिलियर साइज़ है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको जब आप रिपोर्ट लिखने बैठते हैं, जब आप टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, जब आपने सब थीम का सिलेक्शन कर लिया है और आपने मन बना लिया है कि आप जो है प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तब आपके दिमाग में काफ़ी बातें क्लियर नहीं होती और ये 17 कंपोनेंट समझ नहीं आते हैं कि किस तरीके से इनको कवर किया जाएगा। तो बेस्ट वे क्या होता है कि आप जो पेपर लें 17 पेजेस लेके आ जाएं आप। जैसा कि A4 साइज़ के कलरफुल पेजेस भी मिलते हैं, अगर पॉसिबल हो तो अदरवाइज़ जो भी आप ले सकते हैं, वाइट पेज भी ले सकते हैं। तो पेजेस आप लेकर के आ जाएं और पहले से ही उन पर इन 17 पेजेस पे ये सब चीज़ें लिख दें। एक पर लिख दीजिए कवर पेज, एक पर लिख दीजिए फॉर्म A, हालांकि फॉर्म A आपको अलग से मिलेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पर लिख दीजिए एब्स्ट्रैक्ट, एक पर लिख दीजिए कंटेंट। मैं पढ़ भी देता हूँ पूरा। इंट्रोडक्शन 5th जो है। 6th कंपोनेंट होगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। 7th कंपोनेंट है हाइपोथेसिस। 8th होगा नीड स्टेटमेंट एंड रेलेवेंस। एक एक करके मैं इनको डिस्क्राइब करूँगा, यही मेरा एम है इस वीडियो को बनाने का। 9th रहेगा मेथोडोलॉजी। 10th ऑब्जर्वेशंस। 11th डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 12th रिजल्ट्स। 13 कंक्लूजन्स। 14 सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
15 फ्यूचर प्लान होगा, इसे मुझे छूट गया है PPT बनाते वक्त। 15 है एक्नॉलेजमेंट और जो है 16 है एक्नॉलेजमेंट और 17 है रेफरेंसेस। तो ये 17 आप पेजेस पहले से रख लें, चाहे तो कलरफुल रख लें, चाहे तो सेम कलर रख लें, अलग अलग कलर के रख लें, इन पे पहले से लिख के रख लें। अब आप हर एक कंपोनेंट में कितना ऐड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बाद की बात है। ऐसा आप करके रख लेंगे तो आपका धीरे धीरे एटलीस्ट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 17 पेजेस हो जाएंगे। अब हो सकता है कि किसी एक पेज में आप 5 लाइन लिख पाएँ, हो सकता है किसी एक पेज में आपको एक कंपोनेंट आपको 5 पेज लिखने पड़ जाएँ, ये डिपेंड करता है। और पूरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी इसकी भी एक शब्द सीमा है, वर्ड्स की भी एक लिमिट है। जूनियर ग्रुप जो होगा उसमें 2500 यानी कि 2500 2500 वर्ड्स की लिमिट है, और सीनियर ग्रुप के लिए 3500 वर्ड्स की लिमिट है। ये भी आपको पुराने जो वीडियोज़ मैंने क्लियर किया है एवेल्यूशन प्रेजेंटेशन वाले में कितने वर्ड की लिमिट है। और इसी जो पूरी प्रोजेक्ट को अगर आप समअप करेंगे, समराइज़ करेंगे, तो जूनियर ग्रुप का जो 2500 वर्ड्स का जो रिपोर्ट है उसको 250 वर्ड्स में सम अप करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। और ऐसा ही 3500 वर्ड का जो लिमिट है सीनियर ग्रुप के लिए, आप सिंपल समझते हैं क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए, तो वो उनको 350 वर्ड्स में उसको सम अप करना पड़ेगा। ये एक रफ़ आइडिया है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइटल मैंने लिया है द 17 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारे सामने कवर पेज। कवर पेज का मैंने जो सबसे पहला अगर आप वीडियो देखेंगे NCSC का जो मैंने बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा कवर पेज का। मैंने PPT भी शामिल किया है, एकदम आइडियल मैंने कवर पेज उसमें लिखा रखा है, एक ब्लैंक बना कर आप इसमें किस तरीके से उसको प्लेस कर सकते हैं चीज़ों को। तो कवर पेज में टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट शामिल होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रुप लीडर एंड को वर्कर्स। फिलहाल यहाँ पे ग्रुप मेंबर वर्ड यूज़ होना चाहिए, ये जो है एक ही ग्रुप मेंबर होगा तो 2 बच्चों का नाम उसमें बताएं। नेम एंड एड्रेस ऑफ गाइड, गाइड मतलब जो गाइड टीचर हैं आपके, जो आपके साइंस में टीचर्स हैं जिन्होंने आपको बताया है। तो ये पहले कंपोनेंट होता है। कवर पेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, अगर आप इच्छुक हैं तो उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो कवर में यही सब रहेगा। बाकी फोकल थीम है आपका, सब थीम है आपका, स्कूल का एड्रेस है, ये सब चीज़ें आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और न सिर्फ कवर पेज में बल्कि आप जो प्रेजेंटेशन के लिए 4 चार्ट्स बनाते हैं वो भी आप प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन के वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी पहला जो चार्ट होगा ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें आप डाल सकते हैं। प्लस आप जो लॉगबुक या डेली डायरी बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि मस्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है तो वो पूछी जाएगी, उसका भी जो कवर है वो ये सब चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो पहला अगर आप कवर पेज बना पाते हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उसके लिए चूज़ करना पड़ेगा आपको टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। और जैसे ही आप अपना टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, आपको आपके सब थीम तो पता होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया होगा। बाकी के कंपोनेंट्स आप आज भी बना सकते हैं, आपका नाम, आपके जो ग्रुप मेंबर है उनका नाम, आपके गाइड टीचर का नाम, आपके स्कूल का नाम, फोकल थीम, ये सब फिक्स हैं। तो इसमें सोचने की कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं रहेगी, आप उसको अभी से लिख करके तैयार कर सकते हैं। तो ये इतना आपका प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस हो जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है और अगर आप नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर्म A ये आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा या ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है, आप अगर सर्च करेंगे तो बड़ी इजीली आपको मिल जाएगा। फॉर्म A फॉर NCSC 2020-21। और पुराने भी फॉर्म A मिलेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना सा होगा कि उसमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो 4 होते थे, ग्रुप लीडर 1 होता था, यहाँ पर ग्रुप लीडर भी 1 होगा, ग्रुप मेंबर भी 1 होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप फॉर्म को डाउनलोड करते वक्त, ये स्कूल से आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट, 3rd नंबर का जो कंपोनेंट होता है, और ये आप लास्ट में लिख पाएंगे। कवर पेज आप सबसे पहले बना पाएंगे और उसके बाद जो है आपको ये एब्स्ट्रैक्ट और कंटेंट आप नहीं कर पाएंगे, आप इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। रीज़न बता देता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप 17 पेजेस पहले से लिख करके रख लें, तो आप चिंतित ना हो कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा तो अब मैं कंटेंट कैसे लिखूँ, अगर मैंने कंटेंट नहीं लिखा तो मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखूँ, इस चक्कर में आप ना पड़ें। NCSC का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें लॉग बुक, कवर पेज, चार्ट्स, इंट्रोडक्शन, ये 7 साल चलते रहेंगे। और इसमें जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यानी कि टू एंड फ्रो आपका राइटिंग स्टाइल रहेगा। अल्टीमेटली आप इसको पूरा कर पाएंगे। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है तो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, पर इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होती जाएगी। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपनी सब थीम और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया है, उसके बाद में उस टाइटल से रिलेटेड, उस सब थीम से रिलेटेड आप अगर कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लास 6 से लेकर के 10 तक की साइंस की बुक अगर आप पढ़ते हैं, क्लास 11th एंड 12th की अगर आपने बायोलॉजी की बुक पढ़ी है, फिजिक्स की बुक पढ़ी है, केमिस्ट्री की बुक पढ़ी है, कुछ उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, या फिर लाइब्रेरी में किसी मैगज़ीन का आपने इस्तेमाल करा है, बायोलॉजी टुडे, फिजिक्स टुडे,
केमिस्ट्री टुडे, इस तरीके की कुछ मैगज़ीन्स आती हैं और भी मैगज़ीन्स आती हैं जैसे कि इंडिया टुडे है, आउटलुक है। उनमें भी क्या पता आपको कोई आपकी सब थीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं, कुछ वेबसाइट से ले सकते हैं। काफ़ी सारे मीडियम होते हैं जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वो उसको पढ़ करके आप अपने रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी रिपोर्ट में शब्द सीमा 2500 शब्दों की रहेगी जूनियर ग्रुप के लिए और 3500 शब्दों की रहेगी सीनियर ग्रुप के लिए। तो इंट्रोडक्शन उस लिमिट में ही बनाएं और जिस मीडियम की आपने सहायता ली है, जो इंटरनेट की कोई वेबसाइट का आपने प्रयोग करा है, कोई एनसीईआरटी बुक यूज़ करी है, लाइब्रेरी की कोई बुक यूज़ की है, जिस समय उसका आप यूज़ करें उसी समय आप अपनी लॉग बुक में या किसी और कॉपी में वो सोर्स ज़रूर लिख लें। आपने कहाँ से लिया, क्या पेज, कितने पेजेस थे, कैसी बुक थी, क्या इसका ईयर था, कोई न्यूज़पेपर था तो कौन सा था, क्या उसका पब्लिकेशन था। ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी। मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलेगा ये। इसका लास्ट का कंपोनेंट बता देता हूँ। 17 नंबर जो कंपोनेंट होगा वो है रेफरेंसेस। तो ये रेफरेंसेस आपको बड़े काम आएंगे। रेफरेंसेस में आपने जो भी बुक वगैरह की हेल्प ली है वो सब की लिस्टिंग आपको देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एनसीएससी में अपना काम आप करें, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते चलें। कहीं पे कोई काम करा है उसके फ़ोटोग्राफ्स ले लें, संभव हो वीडियो बना लें। कहीं कोई सर्वे करा है, जिन लोगों से बात करी उनके नाम, फ़ोन नंबर, जो भी आप ले सकते हैं, जितना डाटा आप रिकॉर्ड रख सकते हैं उतना ही आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। वरना अगर एक बार आप काफ़ी काम कर लेंगे, फिर जब आगे बढ़ेंगे और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से आपको वो दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसी वजह से जो मेरा पहला वीडियो था ये रिवर्स डायरेक्शन में मैंने वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको पहले से ही सारा कुछ पता लग जाए कि इवोल्यूशन किस तरीके का होता है, एनसीसी में किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। तब फिर मैं आके इस बात पे आता हूँ। तो फिर से हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन आप पूरा बना लेंगे। जो 5th नंबर कंपोनेंट था हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उससे पहले वाले कंपोनेंट मैं बता देता हूँ डिस्कस करने के लिए। जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे, मैंने बताया था आपको, तो आप उसकी समरी बना पाएंगे। जूनियर ग्रुप है तो 250 वर्ड्स और सीनियर ग्रुप है तो 300 वर्ड्स का। ये आपका जो समरी है उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम पब्लिकेशन करते हैं। कंटेंट्स मतलब इंडेक्स, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होगा इंडेक्स, कुछ और बुक्स में भी देखा होगा, घर पर बुक्स होंगी तो घर में पहले फ़ोन डायरी वगैरह हुआ करती थी, उसमें इंडेक्स होता है। इवन आप अगर अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं तो आप अपनी नोटबुक में भी इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स भी तभी बन पाएगी जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे, अपनी रिपोर्ट को आप पूरा कर लेंगे। तो ये भी लास्ट में ही बनेगी पेज नंबर के साथ में। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि आप अपना पेज नंबर ज़रूर लिखें ताकि आप इंडेक्स में से मेंशन कर सकें। इंट्रोडक्शन की बात हो चुकी है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो आप जो भी टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने अगर चूज़ किया कि आपको सोलार कुकर और जो एलपीजी गैस स्टोव है या केरोसिन का जो स्टोव है या ट्रेडिशनल मेथड से जो हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं उनको कंपेयर करना है, तो आपका एम क्या था कि आप फ्यूल एफिशिएंट और इजीली अवेलेबल या अफोर्डेबल आप कोई सोलार जो सिंपल कुकिंग का मेथड आप पता लगाना चाहते हैं, ये आपका एम हो सकता है। क्या एम है किसी भी प्रोडक्ट को करने के पीछे। मैंने एक और एग्जांपल डिस्कस किया था आपसे, जो ट्रेडिशनल या मॉडर्न हाउसेस का जो बिल्डिंग है उनमें आप कंपेयर कर सकते हैं। और जो है जैसे कि अपने सोशल इनोवेशन का अगर आप पढ़ेंगे एक्टिविटी गाइड बुक में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और पहले के जो वीडियोस है उसमें भी उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उसमें भी जो सब थीम 3 की जिसमें बात करने वाला हूँ, उसमें आपने पैडमैन मूवी देखी होगी, टॉयलेट मूवी देखी होगी। आजकल काफ़ी इस तरीके की मूवीज़ भी आ रही हैं जो कुछ जिसमें सोशल, उसमें इनोवेशन भी होता है और संदेश भी होता है। तो वो मान लो पैडमैन अगर आपने मूवी देखी हो या टॉयलेट मूवी देखी हो, तो जो भी उनके जो कैरेक्टर्स थे, वो जो मेन जो कैरेक्टर हैं उस मूवी के, उनका क्या एम रहा होगा, वो जो भी उन्होंने प्रयास करा कि किसी न किसी समाज के किसी वर्ग को कोई सहायता पहुंचाने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए। तो इस तरीके से आपका एम क्या है। आप कोई भी एम लेकर के अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं, उससे अंत में आपको कुछ ना कुछ जानने को ही मिलेगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपनी लोकेलिटी से जुड़ी हुई किसी समस्या पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट बनाते वक्त या उसके बनाने के बाद में आपको समस्या की पूरी जानकारी होगी और हो सकता है कि आप कोई सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो एक प्रयास करें इसी तरीके का प्रोडक्ट चूज़ करने का जो इनएक्सपेंसिव हो, ईजिली आप कर पाएँ। और कोई सोशल प्रॉब्लम जैसे कि वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, रोड्स में जो डिटेरियोरेशन होता है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, आप उसको चूज़ करके बना सकते हैं। खैर, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। आप जब भी कोई एम लेकर के टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं आप सब थीम के अकॉर्डिंग, तो आपके मन में आप क्या सोच के चलते हैं जब आपने प्रोजेक्ट बनाया। जैसे आपको क्या लगता है कि सोलार कुकर, एलपीजी गैस स्टोव, केरोसिन स्टोव और जो ट्रेडिशनल चूल्हे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होगा।
अगर आपको ये लगता है कि सोलर कुकर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, मैं स्टडी करके देखता हूँ, हो सकता है पता लगेगा। और अगर वो एफिशिएंट निकलता है तो आपकी हाइपोथेसिस ठीक थी, नहीं निकलता तो वो गलत थी और आप दूसरी जो थ्योरी बना सकते हैं। तो हाइपोथेसिस उसी को बोलते हैं। जैसे कि आपने ये सोचा कि जो रूरल एरिया है या कोई बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो अगर आप एक ऐसी कॉमन लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ थोड़ा बहुत रिसोर्स जो है या एक्स्ट्रा बुक्स हैं बच्चों के पास में, जो बच्चे पास आउट होते हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा बुक हैं, या कुछ बुक घरों में जो एक्स्ट्रा दीपावली पे हम सफाई करते हैं तो एक्स्ट्रा बुक्स लोग निकालने की कोशिश करते हैं, हर बार ऐसा ही होता है। तो जो कबाड़ी वाले पे मैंने कई बार देखा, जैसे आज मैंने देखा तो एक कबाड़ी वाले के पास काफ़ी अच्छी बुक्स, वेल लेमिनेटेड बुक्स भी थी। मे बी कोई सी टीचर का ट्रांसफ़र हुआ होगा तो उन्होंने वो बुक सेल कर दी होंगी, क्योंकि जल्दबाजी में उनको अपना पैकिंग वगैरह के लिए। तो इस तरीके से अगर आपको बुक्स कहीं से मिलती है तो क्या आप ऐसा एक फ्री कहीं से आपको एक ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट की लाइब्रेरी बना सकें। तो कई तरीके की चीज़ें दिमाग में आती हैं और उनको अगर आप रिसर्च करें तो पता लगता है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। तो आपका एम कुछ भी हो सकता है, तो वो एक आप एम लेकर चलते हैं और उसके लिए आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, नीड, स्टेटमेंट एंड रेलेवेंस। आप किसी भी चीज़ को लेकर के अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे, क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स थी, पर ये हमेशा याद रखना कि क्या वो रिलेवेंट है। आज अगर मैं पुराने चूल्हे और एलपीजी गैस स्टोव को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो क्या वो आज रिलेवेंट है, तो इसका आंसर होगा हाँ वो रिलेवेंट है, क्योंकि आज काफ़ी अभी भी गांव में वो लोग यूज़ करते हैं। तो हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन अगर निकाल के दे तो हो सकता है किसी के लिए बेनिफिट हो। ऐसे नीड स्टेटमेंट में लाइब्रेरी की बात थी, तो क्या आज जब इतनी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो क्या इस तरीके की कोई जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है, क्या उसका कोई रिलेवेंस है? तो इसका आंसर होगा हाँ उसका रिलेवेंस है, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं है। लाइब्रेरी या अदर फैसिलिटीज़ उन्हीं बच्चों को मिल पाती हैं जो फ़ीस भर पाते हैं स्कूल्स की, या जो एनरोल्ड होते हैं स्कूल्स में। हो सकता है कुछ जैसे बच्चों जो किसी भी कारणवश स्कूल ना जा पाते हो, अगर ऐसी लाइब्रेरी में उनको फ्री एक्सेस मिलता हो तो हो सकता है उन्हें यूज़फुल हो। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो 9th कंपोनेंट हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आता है वो है मेथडोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपने जो भी हाइपोथेसिस सोचा है, जो भी आपने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट सोचा है, उसको पूरा करने के लिए किस मेथड को फॉलो करेंगे। आप उसको करने के लिए क्या कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे मैंने चूल्हे का एक आपको प्रोजेक्ट कंपेयर करके बताया था कि आप गांव में जो है अलग अलग तरीके के चूल्हे के डिज़ाइन को देखेंगे और उन्हें जो है कंपेयर करेंगे अलग अलग तरीके से कि किस किस तरीके के उनके डिज़ाइन होते हैं, कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं और 1 लीटर पानी को 0 से 100 डिग्री गर्म करने में कितना समय लगता है। ये अगर आप पता लगाएंगे तो आपको एफिशिएंसी का पता लगेगा। तो आप मेथडोलॉजी क्या यूज़ किया आपने? एक्सपेरिमेंटेशन। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप अपने घर पे ही हैं और अगर आपके गांव में कोई कनेक्शन है, आपने कई लोगों से पूछा, बात करी और ऐसे ही बात करके पता लगाया, उन लोगों के नाम वगैरह नोट कर लिए, मैंने बताया सर्वे अगर आप करें इस तरीके का, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चंस आप सेम रखें। आपने 50 लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, 60 लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन सभी से सेम पूछें, आंसर अलग हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट आप तैयार रखें। अगर आपने बोला कि आपने 50 लोगों को सर्वे किया है तो आपके रिपोर्ट में वो क्वेश्चंस आपने मान लो 20 क्वेश्चन पूछे हैं तो 20 क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए, प्लस उन 50 लोगों को क्या रिस्पॉन्स रहा और उन लोगों के नाम क्या थे, क्या कहाँ से बिलोंग करते थे। ये थोड़ा डाटा आपके पास होगा तो ऑथेंटिक रहेगा और आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने सेम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या तो आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया या फिर आपने सिर्फ लोगों से बातचीत करके वो पता लगाया, हालांकि उसका आपने रिकॉर्ड जरूर रखा। तो आपका मेथड चेंज हो जाएगा, तब वो सर्वे मेथड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन से आप सर्वे पे स्विच हो गए और आप दोनों भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है टाइम कितना अवेलेबल है, कितना वो फिजिबल है, कितना आपके अप्रोच में है। और ठीक है, तो ये देखिए आप, सर्वे कैन बी एन एडिशनल कंपोनेंट ऑफ द मेथडोलॉजी। तो आप एक्सपेरिमेंट करते करते भी सर्वे कर सकते हैं। टू स्ट्रेंथन द प्रोजेक्ट आउटकम्स, अंडरस्टैंड द नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे मेथडोलॉजी क्या चीज़ होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और मैंने जो प्रेजेंटेशन में 4 चार्ट्स की बात करी थी, आप प्रेजेंटेशन एंड इवोल्यूशन का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ आपको। सेकंड जो चार्ट था आपको मैं दिमाग में अभी सेट कर दूंगा तो आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। पहला चार्ट मैंने बोला आप कवर पेज का सीधा कॉपी कर सकते हैं, पर आप जानते हैं कि अगर आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना पड़ता है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो प्लान करूँगा, तो आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करें, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अच्छे से लें और उसमें जो है कुछ फोटोग्राफ्स भी आप चाहें तो आप अपनी ऐड कर सकते हैं। सेकंड चार्ट आप मेथडोलॉजी का सोच के रखें, तो जो मेथडोलॉजी आपने फॉलो करी है उसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप दिखाने की कोशिश करें। 10th यानी कि जो 10वां हमारा कंपोनेंट आता है हमारी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, वो है ऑब्जर्वेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेथड आपने फॉलो किया हो, अब आपने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो रिकॉर्ड आप जरूर रखें। मैं बार बार नहीं बोलूँगा इस बात को, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। बाय दिस वी मीन व्हाट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, व्हाट आउटकम्स आर सीन एट्सेट्रा।
Observation can be both qualitative as well as quantitative, but in NCSC we mean quantitative mode where we end up having specific data from the experiments. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी ऑब्ज़र्व करें, आपने लोगों से बात करी, आपने ऑब्ज़र्व करा, आपने सर्वे किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, हर बार आपको रिकॉर्ड रखना है, मेज़र करना है। अगर आपने 50 लोगों से सवाल पूछे और आप ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हमने पूछा था, वो डिज़ाइन वाला चूल्हा होता है उसमें ज़्यादा धुआं निकलता है, दूसरे वाले में कम धुआं निकलता है, एक में लकड़ी कम लगती है, ऐसे नहीं। आप ये बताएं कि हमने 50 लोगों से पूछा, उनमें से 25 ने ये बताया, 15 ऐसा करते हैं, 10 को नहीं मालूम। ये आप अगर कोई चीज़, सबसे पहली बात एनसीएससी या साइंटिफिक जो प्रोजेक्ट होता है मेजरमेंट्स पे आप बहुत ध्यान दें। आपने अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे तो वहाँ पे वेइंग बैलेंस के मेजरमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पीएच आप मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ हाइट को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आप रेसिड्यूज़ को भी मेज़र करते हैं, इवन ऐश को भी आप मेज़र करते हैं। तो मेज़र नहीं हो सकता है तो होने का कोई तरीका निकालिए। आप अपना प्रोडक्ट इसी तरीके का चूज़ किया कि उसको मेज़र किया जा सके। इवन आप जो डाटा लाएंगे वो पाई चार्ट, बार ग्राफ, इस लीनियर ग्राफ इस तरीके से दिखाएंगे तो वो समझ में भी आएगा। अगर आप किसी को समझाएंगे अच्छा लगेगा, आपको साइंस का नॉलेज बढ़ेगा, प्लस आपके प्रोजेक्ट के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। क्वांटिटेटिव होना बहुत ज़रूरी है एनसीसी में। प्लीज़ नोट दैट ऑब्जर्विंग सम फेनोमेनन इज़ डिफरेंट इन साइंटिफिक parlance where every observation leads us to better understanding of the phenomenon, where we generate specific information as to when something happened, why, under what conditions and how much change occurred. तो बात इतनी सी है। अगर आप 9 to 12th में साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये काफ़ी बातें पहले से बताऊंगी। आप मेज़रमेंट ज़रूर लें, डाटा रखें, और सर्वे को मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा 10-12 लोगों को सर्वे ना करें, कम से कम 20 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं और 50 लोगों का सर्वे करें, 100 लोगों करें, या ट्राई करें जितना आपसे ट्राई हो सकता है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपको ये नाम जब आप सुनेंगे ना, ऑब्जर्वेशंस हैं, डाटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सारे नाम सिमिलर लगेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें लिखना क्या है। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है आपको। अगर आपने देखा कि कहीं पर हाउस है, 50 हाउस आपने देखे, तो आपने ऑब्ज़र्व करा, उसमें से आपने देखा 15 जो है वो स्मॉल हाउसेस हैं, 10 जो हैं थोड़े से काफ़ी बिग हाउसेस हैं, बाकी के बच्चे जो 25 हाउसेस में कुछ टूटे फूटे हैं, ऐसा करके आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व करा, लिख लिया डाटा को। एनालिसिस क्या होता है कि इतना परसेंट, समझ लो, जैसे 30% उनमें से वेल फर्निश्ड हैं, 15% उनमें से अप टू द मार्क नहीं है, उनको अपग्रेडेशन जरूरत है। ऐसा करके जब आप उसका एनालिसिस करते हो तो वो डाटा एनालिसिस कहलाता है। आप पाई चार्ट में बताते हो कि इतने % लोग इतना यूज़ करते हैं, या आप जब ऐसा किसी जगह की बताते हो कि यहाँ पे जो है 20% बर्ड्स हैं, 15% एनिमल्स हैं, इतने % बटरफ्लाई हैं, फंजाई हैं, ऐसा पाई चार्ट बताते हो, तो वो एनालिसिस होता है। डाटा का एनालिसिस करना, जब हम एक्सेल शीट में डाटा कुछ भरते हैं तो उसे ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो वो होता है एनालिसिस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानते हैं तो ये काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो भी डाटा आप कलेक्ट करें, आप ये ना बताएं हमने 50 से पूछा, इतने लोगों ने ये बताया। आप भैया बताएं इतने % लोगों ने ये बताया, इतने % लोगों ने ये बताया, इतना चूल्हा वो लोग यूज़ करते हैं और इसका ये मतलब निकलता है, ये मतलब आप निकाल के बताएंगे। इसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। फ्रॉम द डाटा वी जनरेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, द डाटा इज़ प्रोसेस्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा मीन्स आप उसके कुछ ग्राफ वगैरह बना के दिखाएं या चार्ट बना के दिखाएं, मतलब उसको प्रेजेंट करें। वी कैन यूज़ मैनी टूल्स एंड मेथड्स टू एनालाइज द डाटा। वी नीड टू रिमेंबर दैट द रो डाटा जनरेट इज़ नॉट द रिजल्ट्स, रादर वी यूज़ द रो डाटा टू इंटरप्रेट। आपको मैं बताऊं तो आपने अगर पॉपुलेशन वगैरह के डाटा या पॉल्यूशन के डाटा कभी देखे हैं मैगजीन्स में, न्यूज़ में देखा होगा। न्यूज़ में जब आप वेदर रिपोर्ट वगैरह देखते हो तो आपको काफ़ी सारे ग्राफ वगैरह दिखते हैं, लाइन चढ़ती उतरती दिखती है, तो वो सीधा बता नहीं देते हैं कि ये टेम्परेचर मिला, वो आपको कंपेयर करके दिखाते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आती है। न्यूज़ में आप ज़रूर देखें, फिर से न्यूज़पेपर्स में देखें तो आपको समझ में आएगा डाटा एनालिसिस का क्या मतलब हुआ। नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स। अब आप सोचेंगे कि डाटा एनालिसिस और रिजल्ट में क्या अंतर है। डाटा एनालिसिस सिर्फ आपको ये बताता है इतने % लोगों ने ये बताया, इतने % लोगों ने बताया, एक्सपेरिमेंट में हमको इस चूल्हे में ये रिजल्ट मिले, उस चूल्हे में वो रिजल्ट मिले। रिजल्ट तो लेकिन आप ये बताओगे कि हाँ इससे हम कोई ये देखा हमने कि इस तरीके का जो चूल्हा है वो हमको बेस्ट रिजल्ट दे रहा था, तो वो आप रिजल्ट में दे सकते हैं। और कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, और डाटा एनालिसिस मतलब इंटरप्रिटेशन रिजल्ट एक ही होते हैं, कई बार रिजल्ट और कंक्लूजन सेम होते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेडिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट एंड कंक्लूजन भी आप एक साथ लिख सकते हैं। तो रिजल्ट्स आर द आउटपुट ऑफ आर कंपाइलेशन ऑफ द डाटा।
into meaningful outcomes, interpretations, and sometimes we may need to redo the experiment to get consistent results. आप अगर एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करते हैं और सेम रिजल्ट आते हैं तब जाकर के आपका वो प्रोडक्ट वैलिड माना जाता है. इफ़ इन एनी केस वी आर नॉट एबल टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स, वी नीड टू हैव एन एडिक्वेट रेप्लिकेट्स. तो अगर आपको इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप सामने, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ समझ पाएँ आप लोग, जो पेट्री प्लेट्स पे हम बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेट्री प्लेट पे काम नहीं करते हैं. अगर आप साइंटिफिक जो लैब्स में काम होता है 50 प्लेट पे काम होता है. उनमें से कुछ जो होती हैं ब्लैंक होती हैं, कुछ में अलग मीडिया होता है, अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके रेप्लिका बढ़ा देते हैं. वो एक तरीका हो सकता है. या फिर अगर छोटा तरह का एक्सपेरिमेंट है, जैसे कोई टेम्परेचर राइज अप है, तो उसको बार बार किया जा सकता है ताकि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले, तभी वो वैलिड माना जाता है. फाइनल आता है कंक्लूजन्स. 30 नंबर कंपोनेंट हमारा आता है कंक्लूजन्स. तो आपने जो भी ऑब्जर्व करा उसको एनालिसिस किया, रिजल्ट्स निकाले. अब आपका कंक्लूजन क्या है? आपने ये तो बता दिया कि इतने परसेंट ये है या फिर ये चूल्हा हमको बेस्ट रिजल्ट देता है. अब अगर क्या कंक्लूजन है कि ऐसे चूल्हे को अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या हम कितना परसेंट फ्यूल बचा पाएंगे, कितने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे, ऐसा अगर आप कुछ कंक्लूजन निकाल के बता पाएँ. दिस इज़ द लॉजिकल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट where the experimenter tries to arrive at specific conclusions from the observations. In a way, the whole objective of the project is to arrive some conclusion. तो आप कंक्लूजन निकाल के बताएं कि हमने रिजल्ट निकाला, सही कंक्लूजन निकला. सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मैंने आपको बोला था टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जो आप चूज़ करें 14 नंबर कंपोनेंट है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. आपने जो प्रॉब्लम सोची थी, आपने जब पूरा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करा, आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, डाटा एनालिसिस करा, रिजल्ट्स निकाले, कंक्लूजन निकाली, तो क्या आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँच पाए? मे भी आप पहुंच पाएँ, मे भी ना पहुंच पाएँ. और आप ये भी बता सकते हैं कि इस अगर मैं प्रोजेक्ट को 1 साल और कंटिन्यू करूं तो इससे ये मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, या ठीक है मुझे जानने को मिला लेकिन इसका इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला ऐसा. तो आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला, जो भी था ये ज़रूर इंक्लूड करें. काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करवाने में. 15 नंबर कंपोनेंट आता है फ्यूचर प्लान. तो अगर आपने कोई सॉल्यूशन निकाला है या आप किसी सॉल्यूशन की तरफ हैं तो आपका फ्यूचर प्लान भी हो सकता है कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे और बढ़ाना चाहेंगे. अगर आपको मौका मिलेगा तो ये हायर स्टडीज में जाएंगे और आपको कभी ऐसा करने का मौका मिले तो आप इसको लार्ज स्केल पे करना चाहेंगे. इसके जब आप कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट अपना, तो उसके बाद आएगा 16 नंबर कंपोनेंट एक्नॉलेजमेंट. मैंने बताया था थैंक्स. एक्नॉलेजमेंट थैंक्स. इस प्रोजेक्ट को करने में आपको जहाँ कहीं से भी हेल्प मिली हो, आपके फ्रेंड्स की हेल्प मिली हो, पेरेंट्स की हेल्प मिली हो, लोकल कोई नेबर है उनकी हेल्प मिली हो, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प मिली हो, किसी स्ट्रेंजर की हेल्प मिली हो, साइंस टीचर की हेल्प मिली हो, प्रिंसिपल सर ने आपको हेल्प करा हो, लाइब्रेरियन सर ने आपको हेल्प करा हो बुक्स प्रोवाइड करा करके, या फिर इवन कंप्यूटर लैब के जो टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर, उन्होंने अगर आपको इंटरनेट यूज़ करने दिया, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो 9 to 12th क्लास में, जहाँ से भी आपको हेल्प मिली आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं. ये भी एक तरीका होता है. आप घर पर अगर कोई प्रॉपर बुक अगर आप देख पाएँ तो ये सब कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे. इवन अगर आप ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है NCSE प्रोजेक्ट्स का. तो आप बुक्स को भी ऑब्जर्व करें, न्यूज़पेपर को ऑब्जर्व करें, मैगजीन्स को ऑब्जर्व करें, तो काफ़ी कंपोनेंट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे. आप ट्राई करना, ये सारे कंपोनेंट आपको इसमें दिखेंगे. रेफरेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, बिब्लियोग्राफी 17. और जो लास्ट कंपोनेंट है हमारी NCSE प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, इसमें आपने जहाँ जहाँ से आपने जो इंट्रोडक्शन के लिए मटेरियल उठाया है, जो भी कुछ किया, इवन आपने एक्सपेरिमेंटेशन भी किया, तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका आपको कहाँ से पता लगा? आपने थर्मोमीटर का यूज़ किया तो आपको कैसे पता कि थर्मोमीटर कैसे काम करता है? जहाँ से भी आपने कुछ टेक्स्ट, कोई बुक रीड करी है, कोई मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, कहीं से भी वेबसाइट है, तो आप उन सबको कोट कर सकते हैं और इस तरीके से आपके रेफरेंस बना सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है जो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. और जैसा कि एक व्यूअर ने डिमांड करी थी कि मैं सब थीम नंबर 3, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आधे घंटे का लगभग हो गया ये, तो सब थीम नंबर जो 3 है सोशल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल लिविंग. और मैंने पैडमैन का जो एग्जांपल दिया था, ये जो चित्र मैंने लिया है वो NCSE एक्टिविटी गाइड बुक में से मैंने लिया है, जो 200 पेजेस के आसपास होगी. और उसके अंदर सभी सब थीम्स को काफ़ी डिटेल में बता रखा है. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, और पहले भी मैंने दिया हुआ है जो पुरानी वीडियोज़ हैं. आप ज़रूर से उसको डाउनलोड करें, ज़रूर से चेकआउट करें. और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले सब थीम अगर आपने चूज़ किया तो उसको ज़रूर आप देखें. तो बात करते हैं सोशल इनोवेशन की. तो आई थिंक इनोवेशन एक ऐसा वर्ड होगा जो आप सबने ज़रूर से सुना होगा. तो सोशल अगर कोई इनोवेशन हो सकती है अगर आपके प्रोडक्ट के थ्रू, या आप उस ऐसी जो इनोवेशंस हुई हैं या होने की पॉसिबिलिटी है उस पर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो ये कुछ फ्लो चार्ट उसमें दिए हुए थे, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया कि आप सोशल नीड्स को आइडेंटिफाई करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं. लेकिन आपको ये इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. इसलिए आप अपनी जो भी सब थीम चूज़ करी है, जो भी टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट चूज़ किया है, उससे रिलेटेड आप ज़रूर पढ़ें एक्टिविटी गाइड बुक को. ये इंटर रिलेशनशिप दिखा रखा है सोसाइटी और काफ़ी थिंग्स का आपस में, उसी से मैंने लिया है. एज इट इज़ मैंने उसमें से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं. तो इसमें एक प्रोडक्ट रिपोर्ट का
एग्जांपल दे रखा है, मैंने शायद शुरू से नहीं लिया, क्या गलती हो गई कोई नहीं। तो ये जो केटल्स वगैरह होती है ना, पहले के टाइम में क्या होता था कि अपने गाँव में या जहाँ पे भी हम रहते थे अर्बन एरिया में, कुछ स्पेसिफिक जगह होती थी, जैसे कि वहाँ पे मान लो कुछ केटल्स खड़े रहते हैं या गाय वगैरह वहाँ पे रहते थे, उनको कुछ जो भी जिसको खिलाना हो कुछ चारा वगैरह डाल देता था, जो भी खिलाना हो। तो उसको लेकर के प्रोडक्ट एक एग्जांपल लेके बता रखा है। मैंने आपको बताया था एक्टिविटी गाइड बुक में कुछ एग्जांपल्स लेके बताए हुए हैं, और वो मॉडल है छोटा सा, ज़्यादा नहीं है। उसको देख करके आपको एक आइडिया मिलता है कि NCSC प्रोजेक्ट्स का टाइटल किस तरीके का हो सकता है। तो इसमें देखिए मेथडोलॉजी डिस्कस की गई है कि आप उस प्रोजेक्ट को पूरा कैसे करेंगे। तो ये आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड इको कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि वहाँ के जो ट्रेडिशन था वो क्या ट्रेडिशन था, प्लस उसका क्या बेनिफिट था, क्या उसको आज कंटिन्यू करना पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। दिस कुड बी रेटेड बायोडाइवर्सिटी स्केल ग्रुप्स, आपने यदि सुना हो तो ऐसी जो प्लेसेस होती हैं जो आप, ऐसा होता है कि कोई रिलीजियस प्लेस होता है, बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आप पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ पे किसी बर्ड को आप मार नहीं सकते, या ना ये जो धार्मिक है कोई बर्ड है, एनिमल है। तो इस तरीके से जो प्लेसेस होते हैं उनसे फ़ायदा क्या होता है कि एटलीस्ट वो स्पीसीज़ जो होती है, वो बर्ड है या वो ट्री है, वो सब प्रोटेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर धार्मिक भावनाएं किसी भी एनिमल से या प्लांट से जुड़ जाती हैं या कुछ प्लेसेस में फिक्स हो जाती है, तो आप उनको हार्म नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीसीज सेव हो जाती है। तो जो ट्रेडिशन जो हमारी कल्चर है उसमें अगर कुछ ऐसी आपको बातें मिलती हैं, जैसे कुछ तरीके का सस्टेनेबल आपको देखने को मिलता है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस प्रोज एंड कॉन्स, मतलब जो भी आप करो, आप सीधे बोल दो कि सीधा लागू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अभी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या रिलेवेंट है, तो आप 17 कंपोनेंट जरूर ध्यान में रखें, इसलिए डिस्कस किया गया। जो भी प्रोडक्ट बनाए 17 कंपोनेंट्स को ढूंढने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। खैर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका ऑलरेडी। एक और एग्जांपल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं बाद के लिए रख लेता हूँ। ये 17 कंपोनेंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब इन 17 कंपोनेंट्स का रेफरेंस लेकर के मैं फिर से सेम सब थीम पे थोड़ा डिस्कशन कर लूँगा। बस मैं एक छोटा सा ये प्रोडक्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन आवर स्कूल। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि रेन जब होती है और वाटर कई जगह कलेक्ट हो जाता है, हमको दिख जाता है साफ साफ, उसके बाद जो रेन चली जाती है तो कई बार वाटर की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेन का वाटर कलेक्ट होकर के ड्रेनेज से कहाँ जाके कहाँ पहुँचता है, क्या वो सीवेज लाइन में पहुँचता है, पास में कोई वाटर बॉडी वहाँ पहुँचता है। अल्टीमेटली उस रेन वाटर का होता क्या है, ग्राउंड वाटर भी आपने वर्ड सुना होगा 6, 7, 8 क्लास साइंस में आपने सुना होगा कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो काफ़ी अच्छा ड्रिंकेबल वाटर होता है, और उसी से जो है प्लांट्स को भी नरिशमेंट मिलता है, वाटर मिलता है, और हमको भी, हम भी जो बोरवेल वगैरह यूज़ करते हैं, इवन इरिगेशन करते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं। तो रेन वाटर इस तरीके से होल्ड किया जाए कि वो ग्राउंड वाटर को एनरिच करे। अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे पक्के रोड होते हैं, पक्के मकान होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड वाटर को रिच नहीं कर सकता, वो ड्रेनेज में चला जाता है। गांव जैसी जो कच्चा रोड है, कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर वो वाटर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर के ग्राउंड वाटर को एनरिच करता है। तो अगर हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, हमारा स्कूल है, तो क्या ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हैं जिससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में ये प्रोडक्ट एग्जाम्पल देके बता दिया गया है सब थीम नंबर 3 में, हमारी एक्टिविटी गाइड बुक में, वहाँ से मैंने लिया है। तो देखिए रेन इज़ एन, इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं, वो एक्टिविटी गाइड बुक में भी पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो अब जो एक्टिविटी गाइड बुक आ रही है 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्केचेस वगैरह होते हैं, काफ़ी रिलेटेबल होती है वो गाइड बुक। तो ये एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे देखने को मिली कि पहले की जो गाइड बुक और अब की में काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो बच्चों इसी तरीके से वो डिज़ाइन करी गई कि 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे उनको इंटरेस्टिंगली पढ़ सकें और एंगेज हो सकें। डेफिनेटली अगर आप बना रहे हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, कोशिश करना देखने की। तो देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर बता रखी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जा सकती है आपकी नियर बाई स्कूल्स में। तो अगर स्कूल्स में भी बच्चा स्टडी करे, प्रेजेंट करे, पॉसिबिलिटी हो, क्या पता उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाए और अदर स्कूल्स को भी उससे इंस्पायरेशन मिले। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। आप देखिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के बच्चे के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बाई अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन थ्रू द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, बाई अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिचार्ज ऑफ वाटर बाय डब्ल्यूटी अप्रोच। तो चाहे से वो बच्चा अपने स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा पाए नहीं करवा पाए, लेकिन एटलीस्ट उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस बच्चे को कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग किस तरीके से होती है। इन फ्यूचर अगर वो बच्चा किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनता है, कोई IAS अधिकारी बनता है, कोई प्रशासनिक सेवा में जाता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कुछ भी बनता है, तो अगर इस तरीके का माइंडसेट लेकर, ऐसी नॉलेज लेकर बच्चा आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर सोसाइटी के लिए वैसा कुछ करवा पाए जिससे कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग अच्छे से हो पाए। तो यही NCSC का एम भी है कि बच्चे साइंटिफिक मेथड को बड़ी जल्दी समझ लें, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितनी हेल्प की है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो कोरोना काल हो या इससे पहले का काल हो, कई तरीके के प्रॉब्लम्स को साइंस ने सॉल्व किया है। तो इसलिए आज से जो है इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो
एनसीसी का ट्रेंड चला है और बच्चों में इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेथोडोलॉजी देखिए इसमें दिखा रखी है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या मेथोडोलॉजी है ये। डिसाइड द बिल्डिंग एरिया, तो अब अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे तो वो एनसीसी का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। फिक्स कर लें स्कूल के पास में करना है, कहाँ करना है। अगर आप स्कूल के पास के एरिया की बात करें तो क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो 6 to 8 के बच्चे शायद अब जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्ट हमेशा ऐसा चूज़ करें जो रियलिस्टिक हो, सिंपल हो, स्पेसिफिक हो और पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल अप्रोच कर लिए हो। तो इस तरीके से आप मेथोडोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इस पर टॉपिक बनाएं ना बनाएं, एक्टिविटी गाइड बुक में जब आप एग्जांपल्स देख लेते हैं, उस पर डिस्कशन हो जाता है, तो आपको पता लगता है कि एक प्रोडक्ट किस तरीके का होता है। फिर आप उस इल्यूजन से बाहर आते हैं, आप कुछ भी लिख करके ले आते हैं कागज़ पे और सोचते हैं कि एनसीसी का प्रोजेक्ट होगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनाएं। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से बता रखा है, आउटकम वगैरह दिखा रखे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो उसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, ये तो सबको पता ही है। अवेलेबल वाटर फॉर फ्यूचर, क्या उसके आउटकम्स होंगे। तो आप ये सारा पढ़ सकते हैं, बुक एक्टिविटी गाइड बुक में पढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे, मैं फिर से ट्राई करूँगा एक नया वीडियो बना करके अच्छे से और इसको डिस्क्राइब करने का। इस वीडियो में मेरा एम यही था कि आप इन 17 कंपोनेंट्स को जान पाएँ जो कि एक अच्छी एनसीसी रिपोर्ट में होते हैं। अगर ये 17 कंपोनेंट होंगे इस रिपोर्ट में और आप उसी के अकॉर्डिंग 4 चार्ट वाला अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएंगे और लोगों को मेंटेन करेंगे जिसमें 3 मंथ का काम दिखता रहे, तो आपका प्रोजेक्ट ज़रूर से सिलेक्ट हो जाएगा। अंत तक बनने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपको किसी भी सब थीम या किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना हो, इवन अगर आप मुझे एक्टिविटी गाइड का पेज नंबर बता करके कोई एक स्पेसिफिक जो टॉपिक है या स्पेसिफिक एग्जाम्पल को और डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।